राधे राधे बच्चा पार्टी। बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स और हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आव्यूह। आव्यूह में हम जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है, आव्यूह के तत्व क्या होते हैं और आव्यूह की कोटि क्या होती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं तथा दो आव्यूहों की तुलना किस प्रकार की जाती है और आव्यूह में समानता किस तरीके से दिखाई जाती है। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। तो मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह। आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। तो बच्चों आव्यूह होता क्या है, जैसे कि आप कभी भी जैसे अपनी कक्षा में जाते हो, क्लास में जाते हो तो क्लास में देखते हो कि सीटों का अपना एक अरेंजमेंट है जिस पे हम क्या करते हैं, बैठते हैं। इसी प्रकार जब हम प्रेयर में जाते हैं तो बच्चों का भी क्या होता है, बच्चों को अरेंजमेंट के अनुसार क्या किया जाता है, लाइन में खड़ा किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसको व्यक्त करते हैं, आव्यूह को व्यक्त करते हैं। या जब भी कोई दुकानदार सामान की चीज़ों को रखता है किसी क्रम के अनुसार तो वो भी किसके अनुसार रखा जाता है, आव्यूह के अनुसार रखा जाता है। तो आव्यूह होता क्या है, संख्याओं और वस्तुओं का एक सिस्टमेटिक वे जो होगा जिसको हम एक आयताकार सारणी में रेक्टेंगुलर एरे में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। संख्याओं और वस्तुओं के समूह को एक आयताकार सारणी में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो आव्यूह होती है। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे, शॉर्ट टर्म में लिखेंगे कि संख्याओं, आव्यूह क्या है, संख्याओं का एक निकाय है। संख्याओं का एक निकाय है और इस निकाय में हम क्या रखते हैं बच्चों, इस निकाय में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं। पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं। तो जनरली आप सभी ने देखा है ये सारी चीज़ें कि पंक्तियाँ जब भी किसी चीज़ को हमें व्यवस्थित करना है तो उसमें हम कैसे करेंगे, या तो उसको रोज़ के अनुसार रखेंगे या उसको कॉलम्स के अनुसार रखेंगे। तो ऐसा ही क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। संख्याओं का एक निकाय होगा जिसमें पंक्तियाँ होंगी और स्तंभ होंगे। तो बच्चों इसको हम किस में व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको हम आयताकार सारणी में क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आव्यूह। अब आव्यूह का निरूपण किस तरीके से किया जाता है, यहां पढ़ेंगे आव्यूह का निरूपण। बच्चों आव्यूह का निरूपण पढ़ने के लिए मैं एक जनरली एग्जाम्पल ले लेता हूं और जनरली एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 1 2 3 और कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लिए ABC और कुछ व्यक्तियों या कुछ एनिमल्स के नाम ले लिए, जैसे नाम लिया मैंने रैट, कैट, डॉग। तो ये क्या है, कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नेम्स को मैंने क्या कर दिया, एक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आव्यूह। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, अब हमने कहा था कि जो भी क्षैतिज रेखा होंगी, क्षैतिज रेखा जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां कहलाएंगी। ये क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाएंगी, पंक्तियां या रोज। ठीक है, और ऐसे ही अगर ऊर्ध्वाधर रेखाएं ली जाएंगी
ऊर्ध्वाधर रेखा ली जाएंगी जिनको बोलेंगे वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। तो ये क्या कहलाई जाएंगी? ये कहलाई जाएंगे स्तंभ या कॉलम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये एक क्षैतिज रेखा है, इसका मतलब ये हो गई पहली पंक्ति R1 से डिनोट करेंगे। यह एक क्षैतिज रेखा है तो ये हो गई दूसरी पंक्ति R2 से डिनोट करेंगे। यह भी एक क्षैतिज रेखा है तो ये हो गई तीसरी पंक्ति R3 से डिनोट करेंगे। ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है। हमने देखा आव्यूह का निरूपण देखा और हमने पढ़ लिया कि वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा जाएगा। तो आपकी समझ में आया ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि आव्यूह को व्यापक रूप से किस तरीके से लिखा जाता है, व्यापक तरीके से आव्यूह को किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। ये हम जनरली यूज कर रहे हैं चीजों को, लेकिन मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे यहाँ पे आव्यूह को, तो हम लिखेंगे आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप। तो बच्चों आव्यूह का व्यापक रूप किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक बनाएंगे और इसमें लिखेंगे AIJ M क्रॉस N। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है आव्यूह का व्यापक रूप। इसमें क्या है, A किसको डिनोट कर रहा है, आव्यूह को। ये क्या कर रहा है, आव्यूह का निरूपण कर रहा है, आव्यूह का निरूपण कर रहा है। ठीक है, इसमें AIJ क्या दिखा रहा है, आव्यूह में अवयव दिखा रहा है, अवयव, आव्यूह में अवयव क्या है वो दिखा रहा है। ठीक है, और M क्रॉस N क्या दिखा रहा है, आव्यूह की कोटि दिखा रहा है, आव्यूह की कोटि। ठीक है बच्चों, तो हमने जो व्यापक रूप लिया आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N होता है। A को हम आव्यूह का निरूपण कहते हैं, AIJ को आव्यूह में अवयव कहेंगे और M क्रॉस N क्या कहा जाएगा, आव्यूह की कोटि कहा जाएगा। तो बच्चों आप इस चीज को नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको रब करूंगा। तो बच्चों आपने ये सारी चीज नोट कर ली, मैं इसको रब कर देता हूं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि अगर A कोई आव्यूह है तो आव्यूह को किस तरीके से लिखा जाएगा, AIJ M क्रॉस N के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब आव्यूह की कोटि अगर देखी जाए M क्रॉस N, जहां पर M क्या है यहां मैं लिख देता हूं, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या दी गई है, M क्रॉस N। इसको बच्चों M क्रॉस N ही बोलेंगे, M इंटू N नहीं बोलेंगे, M क्रॉस N। जहां पर अगर मैं M इंटू N कहूं तो M इंटू N का अपना एक अलग रोल है। M इंटू N क्या दिखाएगा, M इंटू N दिखाएगा आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। जहां पर M क्या है, जहां पर M है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और बच्चों N क्या है, N है स्तंभों की संख्या। ठीक है, M क्या डिनोट करेगा, M डिनोट करेगा कि किसी भी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और N क्या डिनोट करेगा कि किसी भी आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई आव्यूह की कोटि। अब हम क्या पढ़ेंगे, आव्यूह के तत्व या एलिमेंट। आव्यूह के तत्व, अवयव, एलिमेंट आप कुछ भी कह सकते हो, तो मैंने लिख दिया आव्यूह के अवयव।
आव्यूह के अवयव मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं और आव्यूह को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो आव्यूह के अवयव क्या होंगे? आव्यूह के अवयव होंगे ए आई जे, जहां पर जे क्या आई क्या दिखा रहा है, जहां पर आई दिखा रहा है 1 2 3 4 डॉट 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 एम तक वेरी करेगा। आई का मान 1 से लेके एम तक वेरी करेगा और जे का मान 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक वेरी करेगा। इसका मतलब आई जो होगा, आई क्या कहलाया जाएगा? आई कहलाया जाएगा कि अवयव किस पंक्ति में है, किस पंक्ति में है। और जे क्या कहलाया जाएगा? जे कहलाया जाएगा कि अवयव किस स्तंभ में है, किस स्तंभ में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आई और जे किस चीज को निरूपित करेंगे? आई और जे ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आई ये बताएगा कि अवयव, जो भी अब अवयव की बात कर रहे हैं वो किस पंक्ति में लिया गया है, और जे ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी हम अवयव ले रहे हैं वो किस स्तंभ में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसी आधार पर आव्यूह को हमने लिखा A इज इक्वल टू, और ए आई जे को जब हमने पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लिया तो यहाँ पे पहला अवयव निकल के आया A11। इसी प्रकार जब मैंने पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लिया तो दूसरा अवयव निकल के आया A12। अगर मैं ऐसे ही इसको बढ़ा के चलता रहूं तो ये आएगा A1N। ठीक है बच्चों, दूसरी पंक्ति में देखें तो दूसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे तो ये वाला अवयव आएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेंगे और दूसरा स्तंभ लेंगे तो ये वाला अवयव आएगा। इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये आ जाएगा A2N, AM1, AM2 और AMN। तो ये जो करेगा ये M क्रॉस N कोटि के अवयव को, मतलब आव्यूह को निरूपित करेगा, व्यक्त करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या देखा, जैसे कि मान के चलो मैंने एक नाम लिख दिया A32, तो मैंने A32 एक अवयव निकाला। किसी भी आव्यूह में कोई अवयव है जिसका नाम है A32, तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि ये आव्यूह में कहाँ पर व्यवस्थित है, कहाँ पर है। तो ये देखने के लिए हमने क्या देखा कि R3 जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? पंक्तियों की संख्या, पंक्ति को दिखा रहा है। और 2 जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? स्तंभ को दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो A अवयव है वो कहाँ पर है? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में व्यवस्थित है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अवयव थर्ड रो मतलब पंक्ति और सेकंड स्तंभ में है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हमने आज जाना कि आव्यूह का निरूपण किस तरीके से किया जाता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, M क्रॉस N होती है, इसको M क्रॉस N ही कहते हैं। ठीक है, अगर हम M इंटू N बोलेंगे तो वो क्या दिखाएगा? आव्यूह में अवयवों की संख्या को निरूपित करेगा, व्यक्त करेगा। तो M क्या है? पंक्तियों की संख्या है। N क्या है? स्तंभों की संख्या है। आव्यूह के अवयव किससे डिनोट किए जाते हैं? AIJ से डिनोट किए जाते हैं और इसको हमेशा बड़े कोष्ठक में रखा जाता है। I क्या है? 1 से लेके M तक वेरी कर रहा है और J क्या है? 1 से लेके N तक वेरी कर रहा है। I क्या दिखाएगा कि अवयव किस पंक्ति में है और J क्या दिखाएगा कि अवयव किस स्तंभ में है। तो बच्चों ये नोट कर लो और हम अब पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। तो बच्चों आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी। बच्चों आव्यूह बहुत अच्छा एक चैप्टर है और इससे हम नंबर भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की बात है इसको। तो हम पढ़ेंगे बच्चों अब आव्यूह के प्रकार। मैं आपको बता दूं, आव्यूह के प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा 12।
ठीक है बच्चों, आव्यूह के कितने प्रकार पढ़ाऊंगा मैं आपको? 12 आव्यूह कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 12 आव्यूह होते हैं। पहला होता है क्षैतिज आव्यूह, दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, फिर आएगा वर्ग आव्यूह, फिर आएगा पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह के बाद आएगा स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह के बाद आएगा रिक्त आव्यूह या जिसको हम बोलेंगे शून्य आव्यूह, फिर आएगा तत्समक आव्यूह जिसको हम बोलेंगे इकाई आव्यूह, उसके बाद आएगा विकर्ण आव्यूह, उसके बाद आएगा अदिश आव्यूह, और अदिश आव्यूह के बाद आएगा उप आव्यूह, और उप आव्यूह के बाद हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वन लाइनर समझते चलेंगे बच्चों। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? पंक्तियों की संख्या कम है स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या। इसलिए अब पंक्तियों की संख्या को मैंने अभी बताया था आपको कि पंक्तियों की संख्या को किससे दिखाते हैं? m से दिखाते हैं। पंक्तियों की संख्या m से डिनोट की जाती है और स्तंभों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? m इज लेस देन n, m छोटा है n से, या m कम है n से, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे इसका एक एग्जाम्पल लेना है तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकता हूं। एक इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू, अब पंक्तियां क्या है? कम है, इसका मतलब पंक्ति 2 हो सकती हैं। पंक्ति 2 होंगे तो स्तंभ 3 होंगे, पंक्ति 1 होगी तो स्तंभ 2 होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, मान के चलो पंक्ति ले ली 2 3 4 5, 3 2 1 7। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, और इसमें हम देखेंगे कि क्षैतिज लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 2, तो पंक्तियां कितनी होंगी? 2 होंगी, और खड़ी हुई रेखाएं कितनी हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हो गया 4 इसमें क्या होंगे? स्तंभ। ये लाइन पंक्तियों को दिखाएंगी R1 R2, और ये स्तंभ दिखाएंगे C1 C2 C3 और C4। ठीक है, तो पंक्तियां कितनी है? 2 और स्तंभ कितना है? 4। तो ये जो आव्यूह है ये आव्यूह क्या कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दूसरा पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह को हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? सेम क्या होगी? क्षैतिज की उल्टी। क्षैतिज को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें क्या थी? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी। इसमें क्या हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर पंक्तियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है स्तंभों की संख्या से, ठीक है, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या m से डिनोट कर रहे हैं और स्तंभों की संख्या को n से डिनोट कर रहे हैं, तो m इज ग्रेटर देन n अगर आप कहोगे तो ये हमें क्या व्यक्त करेगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। एक अच्छी सी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इन दोनों आव्यूहों को आयताकार आव्यूह भी कहा जाता है। इन दोनों आव्यूहों को आयताकार आव्यूह भी कहा जाता है। तो आयताकार आव्यूह क्या होता है? जब किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो तो वो आव्यूह जो होगा वो आयताकार आव्यूह कहा जाएगा।
ठीक है बच्चों, जब भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो तो वो आव्यूह क्या कहा जाएगा, आयताकार आव्यूह कहा जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल हुआ a इज इक्वल टू, अब इसमें है क्या, इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभों की संख्या क्या है, कम है। तो पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभों की संख्या कम है, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा कर दी। तो मैंने लिया 2 3 4 5 6 8। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, एक पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति R3, स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2। इसका मतलब पंक्तियां कितनी हो गई, 3, और स्तंभ कितने हो गए, 2। इसका मतलब पंक्तियां ज्यादा हैं स्तंभ से, तो इस आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलेंगे। और इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि कहलाएगी 3 बाई मतलब 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 की इसकी क्या बनेगी, कोटि बनेगी। और पहली वाली कोटि बनी 2 क्रॉस 4। ठीक है, तो 2 क्रॉस 4 और यहाँ पे 3 क्रॉस 2। ठीक है बच्चों, तो क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह आपके समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा मैंने आव्यूह लिया जिस आव्यूह का नाम है वर्ग आव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट आव्यूह है बेटा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को बच्चों हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है समझना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको समझने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा कि पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर आ जाए, अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर आ जाए तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। तो यहां लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा वर्ग आव्यूह। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या m बराबर हो n के, तो ये कहलाया जाएगा वर्ग आव्यूह। ठीक है बच्चों, इसको हम n क्रॉस n या n कोटि का आव्यूह कहते हैं, n कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसको हम n क्रॉस n या n कोटि का आव्यूह कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो वो क्या कहलाया जाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाया जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी जगह कम है तो एग्जांपल समझेंगे। मान के चलो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली कि दी है 2 3 4 2। तो इस मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि पंक्तियां कितनी हैं, रोज कितनी हैं, R1 R2। ठीक है, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, C1 और C2, 2 ही कॉलम है, 2 पंक्ति और 2 ही क्या है, स्तंभ है। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसकी कोटि 2 क्रॉस 2। इसका मतलब ये कितनी कोटि का आव्यूह है, ये 2 कोटि का आव्यूह है, या 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह इसको हम कहेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेंगे जो पूछा जाता है, a बराबर 2 3 4 5 6 7 2 8 9। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, R1 R2 और R3। ठीक है, C1 C2 और C3। तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही क्या हैं, स्तंभ हैं। तो इसको हम कहेंगे 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह, 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह कहेंगे, या 3 कोटि का आव्यूह हम इसको कह सकते हैं। तो हमने 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और वर्ग आव्यूह। आपके अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अब नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया।
चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपके ये 3 प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला जो प्रकार पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो हम अगला प्रकार पढ़ेंगे 4th, जिसको हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे आज अब रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? जब भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या 1 होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि स्तंभ भी 1 हो। पंक्तियों की संख्या जब 1 हो जाएगी और स्तंभ कितने भी होंगे तो उस आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? m बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है, जब पंक्तियों की संख्या 1 हो जाएगी तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसको एक नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं पंक्ति सदिश। इसको हम पंक्ति सदिश यानी कि रो वेक्टर भी कहते हैं। रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कोटि होती है पंक्ति आव्यूह की कोटि होती है। अब चूंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं तो इसकी कोटि कितनी कही जाएगी? इसकी कोटि, या हम इसको क्रम भी बोल सकते हैं, इसकी कोटि कही जाएगी 1 क्रॉस n। इसकी कोटि कितनी रहेगी? 1 क्रॉस n। तो एक एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 2 3 4। इसमें पंक्ति कितनी है बेटा? 1 है, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है, तो इसको बोलेंगे 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 3 का आव्यूह। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं 5वां पॉइंट, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जैसे पंक्ति सदिश में क्या होगा? पंक्ति आव्यूह में क्या हुआ कि पंक्तियों की संख्या 1 हो गई, ऐसे ही स्तंभ आव्यूह में क्या होगा? स्तंभों की संख्या 1 हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे स्तंभों की संख्या क्या हो गई? स्तंभों की संख्या n बराबर क्या कर दी जाए? अगर 1 कर दी जाए तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? वो आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश या कॉलम वेक्टर भी हम इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो कोटि होगी, इसकी कोटि या जो क्रम होगा, कोटि या क्रम, वो क्या होगा? क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 1 है और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो इसकी कोटि या क्रम होगा m क्रॉस 1। कितना होगा? m क्रॉस 1। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। अभी तक हमने कितने आव्यूह पढ़ लिए? 5 आव्यूह पढ़ लिए। पहला पढ़ा था हमने क्षैतिज आव्यूह, दूसरा पढ़ा था ऊर्ध्वाधर आव्यूह, दोनों को क्या बोलते हैं? आयताकार आव्यूह। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वर्ग आव्यूह और पंक्ति आव्यूह, और 5वां हमने पढ़ा है स्तंभ आव्यूह। इसके बाद हम पढ़ेंगे 6वां रिक्त या शून्य आव्यूह।
जिसको हम बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। ये भी बहुत सिंपल है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होंगे, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो जाएं, सभी अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, चाहे आव्यूह किसी भी कोटि का हो। हमारी कंडीशन है कि सारे अवयव क्या हो जाने चाहिए, शून्य हो जाने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिक्त या शून्य आव्यूह। तो यहां पे लिखेंगे सभी अवयव क्या हो जाएं, जीरो। इसलिए इसको लिखते हैं ए आई जे बराबर क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, सभी आई व जे के लिए, ये किसके लिए फॉलो हो रहा है, सभी आई और सभी जे के लिए। चाहे कोई भी अवयव हो, A11 हो, A12 हो, A13 हो, A21 हो, A33 हो, वो सारे अवयव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। AMN होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसे कभी कभी O से या कभी कभी जीरो से, कभी कभी O से या कभी कभी जीरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, हम शून्य आव्यूह को कभी कभी शून्य से भी व्यक्त कर देते हैं और कभी क्या करते हैं, जीरो मतलब O से व्यक्त कर देते हैं, O और शून्य दोनों से। ठीक, एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है कि A इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये क्या कहलाएगा, 2x2 का नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं 0 0 0, तो ये क्या कहलाएगा, 1x3 का नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होने की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसकी कोटि कितनी भी हो सकती है तो भी वो नल मैट्रिक्स होगा। सिर्फ एक चीज फॉलो करना चाहिए कि ए आई जे जीरो हो, उसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आपने ये नोट कर लिया, आ रहा है मजा पढ़ने में। आपको ये क्लास कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना, जिससे कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। जिन बच्चों को आव्यूह समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। तो बच्चों, हमने 6 प्रकार के आव्यूह पढ़ लिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 12 प्रकार के आव्यूह पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम 7वें प्रकार का आव्यूह पढ़ेंगे, जिसको हमने नाम दिया इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह, इसको बोलेंगे यूनिट और तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि जब कोई भी वर्ग आव्यूह लिया जाएगा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यह सदैव वर्ग आव्यूह होता है। यह सदैव क्या होगा, वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं बन सकती। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो हमेशा क्या लेना पड़ेगा, एक वर्ग आव्यूह लेना पड़ेगा। अब कोई भी वर्ग आव्यूह है तो वर्ग में क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे, विकर्ण होंगे। तो ऐसे ही एक वर्ग आव्यूह का जब मुख्य विकर्ण लिया जाता है और मुख्य विकर्ण एक हो और बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस आव्यूह को हम बोलेंगे आइडेंटिटी आव्यूह।
अब मुझे पता है कि आपको ये चिंता हो रही है कि मुख्य विकर्ण क्या हो रहा होता है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ रफ में। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है बेटा, यहाँ समझते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण समझने के लिए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A B C D E F और G H और I। मान के चलो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने बाई कितनी कोटि की है, ये 3x3 कोटि की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या होगा, जो पहला अवयव होगा वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट के अवयव तक जाएंगे। तो ये जो कहलाएगा मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मुख्य विकर्ण, ठीक। और मुख्य विकर्ण को कैसे लिखा जाता है, डायगोनल, और इसके अंदर इसके अवयव लिख देंगे A E I। इसको हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर हम एक मैट्रिक्स इस प्रकार की ले लें कि ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जब भी इसकी एक कंडीशन आएगी, जब I इज इक्व टू जे होगा, जब भी क्या होगा, I इज इक्व टू जे होगा, तो उसके जो तत्व है A I क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स कहलाएंगे, ठीक है, मतलब विकर्ण कहलाएंगे। A I हमेशा क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। तो इसके विकर्ण क्या हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो ये भी कितनी बाई क्रॉस का है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ऐसे ही इकाई अवयव क्या होगा, जब ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और बाकी सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो लिख देते हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। तो इसको हम लिखेंगे, यदि I इज इक्व टू जे है तो AIJ का मान कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर I इज नॉट इक्व टू जे है तो AIJ का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और यदि I इज इक्व टू जे है तो AIJ का मान 1 आएगा, और यदि I इज नॉट इक्व टू जे है तो AIJ का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और बनने वाली आइडेंटिटी क्या होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बनने वाली आइडेंटिटी होगी, अगर मैं 2 कोटि का अवयव बनाऊँ तत्समक अवयव तो होगा 1 0 0 1, ठीक है। और 3 कोटि का बनाऊंगा तो B बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 कोटि का है और ये 2x2 कोटि का है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8वां, और 8वें का नाम दिया जाएगा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने डायगोनल तो आपको बता दिया क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वह अवयव क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर, ठीक है, शेष अवयव क्या हों, शेष अवयव
शून्य हो तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जैसे यदि i इज नॉट इक्वल टू जे है तो ए आई जे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू जे है तो ए आई जे क्या होगा? 0 होगा। तो उसको हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे तो बच्चों इसको मैं हटा दे रहा हूँ। विकर्ण आव्यूह आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। तो बच्चों विकर्ण आव्यूह का एग्जांपल लेंगे एक। a इज इक्वल टू, मान के चलो यहाँ पे है 3 0 0 5। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, 1 हो या सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हों, लेकिन मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अलावा जो शेष अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। उसको हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे 9वां आव्यूह हम पढ़ेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हम अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ये क्या है? इसे विकर्ण आव्यूह ही कहते हैं, या ऐसे लिखते हैं इसको हम। ये विकर्ण आव्यूह से बनता है, ये विकर्ण आव्यूह से बनता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों। क्या हों? समान हों, तथा शेष अवयव शून्य हो। ठीक है, अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे और शेष अवयव शून्य होंगे तो उस हम आव्यूह को क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है a इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, या बी एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3/3 कोटि का हो गया, ये भी 3/3 कोटि का हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 10वां हम पढ़ेंगे उप आव्यूह। उप आव्यूह, उप आव्यूह को बोलेंगे सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। ठीक है, उप आव्यूह क्या होगा? यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं। यदि ए आई जे बराबर क्या है? समान, इक्वल है। ए आई जे क्या है? ऐसे लिख देते हैं, ए आई जे इक्वल है। कब? जब आई इज इक्वल टू क्या होगा? जे होगा। और ए आई जे क्या है? 0 है। कब? जब आई इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जे होगा। ठीक है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, अब उप आव्यूह क्या होगा? जब भी किसी आव्यूह में से कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ निकाल दिए जाते हैं तो शेष जो आव्यूह बचता है उसको हम उप आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह से कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ निकाल दें तो शेष
शेष आव्यूह क्या कहलाएगा? उप आव्यूह कहलाएगा, उप आव्यूह होगा। ठीक है, शेष आव्यूह को हम क्या कहेंगे? उप आव्यूह कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। ये भी कैसा आव्यूह होगा? स्क्वायर आव्यूह होगा। स्क्वायर आव्यूह का ही उप आव्यूह बन सकता है। ठीक है, अदिश आव्यूह भी क्या है? एक स्क्वायर आव्यूह होगा। तो लिखेंगे एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7 2 8 1। तो हुआ क्या? अगर ये R1 रो है, ये R2 है, ये R3 है, एक C1 है, ये C2 है, C3 है, तो मैंने क्या कर दिया? R1 रो और C1 कॉलम को निकाल दिया, निकाला। ठीक है, तो निकालने पे क्या बनेगा? ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, तो 6 7 8 1 बचा, 6 7 8 1, और ये क्या कहलाएगा? उप आव्यूह, उप आव्यूह। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये सारी चीजें? आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट हो गया? तो बच्चों 11वीं जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, आव्यूह पढ़ रहे हैं, उसको बोलेंगे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझेंगे कि मान के चलो यदि I बड़ा है J से, यदि I बड़ा है J से, तब AIJ का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो वो कैसे आव्यूह का निर्माण करेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। या ऐसे लिख देते हैं, मुख्य विकर्ण के निचले अवयव शून्य हो जाएं, शून्य हो, तो हम उसके क्या बोलेंगे? उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल होगा आपका A बराबर, जैसे कि मैंने मुख्य विकर्ण लिखा 1 2 3, तो इसके नीचे वाले, ये तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, लेकिन इसके नीचे वाले 0 0 0, तो ये क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। ये वाला क्या है? ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, तो ये अवयव क्या होंगे? 0 0 होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। इसी प्रकार 12वां जो आएगा उसको बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सेम अपोजिट रहती है। इसमें क्या होगा? यदि I छोटा है J से, तब AIJ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब क्या होगा? AIJ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव या ऊपरी अवयव क्या होंगे? शून्य है, शून्य हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बन रही है ना, तो यही क्या कहलाएगी?
ये भी 3x3 कोटि का आव्यूह है, तो ये कहलाएगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारे आव्यूह के प्रकार खत्म कर लिए हैं। अच्छे से आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि दो आव्यूहों की तुलना कैसे होती है, क्या कंडीशन है तुलना होने की, और एक पढ़ेंगे दो आव्यूह में समानता कैसे दिखाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, हटा दे रहा हूँ इसको। तो देखो बच्चों, अब हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है दो आव्यूहों की तुलना, मतलब हमें दो आव्यूहों का कंपैरिजन करना है। तो मान के चलो यदि आव्यूह A है जिसको हमने नाम दिया AIJ, और ये किसका है, M×N कोटि का है, M×N कोटि का है, तथा B जो है वो है BIJ, ये भी किस कोटि का है, M×N कोटि का है। तो क्या होगा, इसकी एक कंडीशन आती है, एक पॉइंट लिया जाता है कि यदि दोनों आव्यूहों की कोटि, दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हैं, समान हैं, तो उनका क्या हो सकता है, उन दोनों आव्यूहों की तुलना की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो आव्यूह हमें दे रखे हैं और उन दोनों आव्यूहों की कोटि, जैसे कि इसकी भी M×N कोटि है और इसकी भी क्या है, M×N कोटि है, तो वो दोनों आव्यूह ही क्या कहलाएंगे, वो दोनों आव्यूह की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया कि A एक आव्यूह है जिसमें 4, 2, 3, 1 इसके अवयव हैं और इसकी कोटि है 2×2। ऐसे ही B है 1, 2, 4, 3 2×2। तो इसमें क्या देगा, इसकी भी 2×2 की कोटि है और इसकी भी 2×2 की कोटि है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, इसकी इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इनके अवयव बराबर हों। ठीक है, इनके संगत अवयव, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों अवयव क्या हो, समान हो। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दो आव्यूहों में समानता। दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूहों की समानता इंग्लिश में बोल देंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें भी हम क्या लेंगे, यदि A बराबर है AIJ M×N तथा B बराबर है BIJ M×N, तो इसकी भी एक कंडीशन, दो कंडीशन होती हैं। पहली कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो, दोनों आव्यूहों की कोटियां क्या हो, समान हो। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि दोनों आव्यूहों के संगत अवयव, संगत मतलब करस्पॉन्डिंग अवयव, संगत अवयव समान होने चाहिए। इसको लिखेंगे AIJ बराबर होना चाहिए BIJ के। समझ में आया बच्चों, AIJ BIJ के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि A आव्यूह जो है वो B आव्यूह के बराबर है। इसका मतलब AIJ M×N बराबर होगा BIJ M×N के। ठीक है बच्चों, तो ये जो आज के टॉपिक थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से।
तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। इसका हम एक दूसरा पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इस चीज़ को नोट कर लेना और लाइक करो, शेयर करो और अपने अच्छे से दोस्तों को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिससे कि ये सारी बेनिफिट्स उनको भी मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।